अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे पीडीएम के जलसे के बाद जो सियासी सूरत-ए-हाल है जनूबी पंजाब की, उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पीडीएम के जलसे के दौरान जितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जिस तरह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ साथ उसके बाद जो रिहाई का अमल हुआ, वो सारे प्रोसेस के हवाले से हम बात करेंगे। उन कारकुनान से भी बात करेंगे जो सारे सूरत-ए-हाल में इसमें गिरफ्तार हुए। और आज हम मुख्तलिफ जो जनूबी पंजाब में जो सियासी गहमा गहमी जारी है, आने वाले दिनों में जो हालात बनने जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद के घर और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हसन रशीद, जो कि पीडीएम के जलसे के दौरान जो एक रोज़ कबल गिरफ्तार हुए। हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल थी, किस तरह गिरफ्तारी हुई और इस सारी सूरत हाल के हवाले से वो क्या कहते हैं। हसन भाई बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल थी, आपको गिरफ्तार किया गया, पीडीएम का जलसा अभी इतवार को होना था और इस हवाले से जो सोमवार को होना था जलसा, और आपकी गिरफ्तारी पहले 2 रोज़ कबल ही लाई गई, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको गिरफ्तार किया गया? ठीक 2 रोज़ पहले जलसे से मुझे गिरफ़्तार किया गया था घंटाघर चौक से। मैं पंजाब बार के इलेक्शन थे, उनसे मैं वापसी पीडीएम के जलसे की तरफ जा रहा था और उधर कोई पुलिस वालों ने कुछ ने शनाख्त की। एक हजूम लगा हुआ था पुलिस वालों का 200-250 बंदों का, जिनमें उन्होंने मुझे शनाख्त किया कि मैं तारिक रशीद साहब का बेटा हूँ और मुझे बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के, बग़ैर किसी चीज़ के मुझे इल्लीगली। आप समझते हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पर आपकी गिरफ्तारी बनती थी? पहले तो मैंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक़ है। अगर हम सड़कों पे आते हैं, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमें पूरा आइन 1973 का ये इजाज़त देता है कि हम अपने ख़यालात का इज़हार किसी भी अंदाज़ में करें। इसकी अगर आप देखते चलें पास्ट में मियाँ साहब की दौरे इक़्तिदार में हमने 128 रोज़ के लिए इनको ना सिर्फ शहर इक़्तिदार में काबिज़ हो के इल्लीगल तरीके से बैठने दिया, बल्कि इनको हर वो बेसिक चीज़ फ़राहम की, हर वो सहूलत फ़राहम की जो एक हुकूमत से एक्सपेक्टेशन होती है। इधर कुछ सेटबैक ये था कि ना हमें घरों से निकलने दिया गया। मेरे वालिद शेख तारिक रशीद साहब डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर आज कल जो है जलसे के बाद तीसरी एफआईआर हुई। मेरे भाई हाशिम रशीद के ख़िलाफ़ 2 एफआईआर हुई। मुझे इलीगली अबडक्ट कर लिया गया और डिस्पाइट के ये जितने भी वकील हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वो पूछने लगा था कि आप बैरिस्टर भी हैं, वकालत भी करते हैं और आप यूनिफॉर्म में थे उस वक्त, जब हमें तस्वीर आपकी देखी, जब हवालात में थे आप यूनिफॉर्म में थे, तो उस वक्त भी पुलिस को ने ये नहीं कहा कि आप तो वकील हैं, आप इस हवाले से कोई रियायत वगैरह नहीं बख्शी उन्होंने? सर रियायत क्या, हमारे जो सारे वकील इकट्ठे हुए वो इस वर्दी की खातिर हुए कि इस वर्दी की रिस्टोरेशन होनी चाहिए, इस वर्दी को इलीगली अबडक्ट नहीं करना चाहिए। इस वर्दी ने कभी पुलिस के साथ कोई किसी किस्म की चीज़ में नहीं उलझे, तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे वकील को बगैर किसी रीज़न के नहीं अरेस्ट करना चाहिए। मियाँ आदिल मुश्ताक साहब एक्स मेंबर पंजाब बार साहब अपनी दोस्तों के हमरा उधर तशरीफ़ लाए। इनिशली उनका रवैया ये था कि उन्होंने मुझे हैंडकफ किया हुआ था और मेरा मुंह भी ढका हुआ था। मुझे थाने दौलत गेट से थाने गुलगश्त में, जिधर कासिम गिलानी साहब भी मौजूद थे, उधर पहुँचाया गया। जब मेरे वकील हजरात उधर पहुँचे तो बहुत उन्होंने बदतमीज़ी भी की और उसके अलावा जब उनको बताया कि आपने हमारी किट में एक बंदा उठाया हुआ है, तो उनका ये रवैया था कि हमने तो उठाया ही नहीं है। बेसिकली मेरे ख्याल है ये हुकूमत की और इधर के लोकल सारे इंतज़ामिया के ये ओछे हथकंडे थे कि इनको अरेस्ट किया जाए, पकड़ धकड़ की जाए, जिससे मैं समझता हूँ ये हमारे फ़ायदे में ही गई है। आज जो आपने मुल्तान का शो देखा, हज़ारों लाखों की तादाद में मजमा इकट्ठा हुआ, जबकि इतना भी हमें इजाज़त नहीं थी कि पहले हमारे किले को खोद दिया गया, फिर हमारे ख़िलाफ़ सिर्फ ये संगल तोड़ने का पर्चा कर दिया, फिर मतलब पॉइंट है इसके इतनी राज का सिलसिला जारी था। ये आपने मौक़िफ़ जाना, इस हवाले से उनका ये कहना था कि बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कानून की खिलाफ वर्जी करने के उनको गिरफ्तार किया गया। वकला हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जमहूरी कल्चर के हवाले से उनकी क्या राय है। जिस तरह इन्होंने बताया कि काले कोट की भी लाज नहीं रखी गई, उनको यूनिफॉर्म में गिरफ्तार किया गया, वो उस वक्त जलसे में नहीं थे या जो रैली थी उसमें नहीं थे। इसके बावजूद भी हमारे जो सियासी कल्चर है, हमारी जो हुकूमतों का इस तरह का रवैया होता है कि वो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते, माजी में भी ऐसा रहा है, तो इस पर आप क्या समझते हैं? सर देखें, इसमें मेरी तो यही राय है कि
ایسا پہلے مارشل لا کے دور میں دیکھا جاتا تھا کہ جب مارشل لا کے دور میں کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے نکلتا تھا تو اس طرح کی پکڑ دکڑ وہ آتی تھی عمل میں. لیکن ہم ایک الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے اس سے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس حد تک جو ہے نا وہ نیچے گر جائیں گے. کہ جمہوری دور میں آپ امید نہیں کر رہے تھے کس طرح ہوگا؟ جمہوری دور میں کم از کم انسان جو ہے نا یہ امید نہیں کرتا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں گے. جو بیسک سول رائٹس ہیں انسانوں کے ان کو اس برے طریقے سے سلب کیا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے تو ضیاء دور کی یاد تازہ کر دی ہے کہ جب سڑکوں پر کوڑے بھی مارے جاتے تھے اور اس طرح سے جو ہے نا سارے ظلم اور بربریت ہوتی تھی. تو بیسک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. جب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سسپینڈ بھی نہیں ہے, کوئی مارشل لا نہیں چل رہا ہمارے ادھر, تو آپ کس طرح سے اتنے جو ہے نا وہ ڈسپروپورشنیٹ میجرز وہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے خلاف میں تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مذمت کی جائے. ہمارے ساتھ شیخ ہاشم رشید موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی, وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں. شیخ صاحب بتائیے گا, آپ کے خلاف بھی 2 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں, مختلف الزامات اور مقدمات کے تحت دفعات کے آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, تو آپ اس وقت ضمانت پہ یقیناً ہوں گے. تو یہ ساری صورتحال کیا تھی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ جلسہ ناکام ہو جائے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلسہ کامیاب بھی ہوا اور بہت کامیاب ہوا. اور یہ جلسہ 4 دن تک ہوتا رہا صرف ان لوگوں کی اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے. آپ وہ جو کووڈ-19 کی بات کی جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 ایک وجہ تھی؟ ملتان میں تو کووڈ-19 کے کیسز زیادہ ہیں, تو اس کو کچھ بہتر بنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, اس کو یہ اگر اسٹیڈیم میں ہوتا نا تو موسٹ پروبیبلی ہم ایس او پیز کی سارے کے سارے پراپرلی اس کو فالو بھی کر سکتے تھے. ہم ایک ڈسٹینس جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم لے سکتے تھے, تاکہ ڈسٹینس میں ہم ایک دوسرے سے رہ کے ہم آرام سے اپنے لیڈرز کی باتیں سن سکیں. لیکن اب انہوں نے خود ایک فسٹ کریٹ کر کے خود اجازت نہ دے کے اس کی خلاف ورزی کی ہے. کووڈ خود یہ کووڈ ہے, عمران خان خود کووڈ-18 ہے, ہماری محترمہ کہتی ہیں یہ خود کووڈ-18 ہے, اور یہ جب تک یہ ہے نا تب تک کووڈ-19 بھی نہیں جائے گا. تو جب یہ جائے گا کووڈ خود بخود ختم ہو جائے گا, اور جہاں ہمارے جلسے ہوتے ہیں صرف کووڈ وہیں ہوتا ہے اور کہیں کووڈ نہیں ہوتا. ناظرین, آپ نے اس حوالے سے جانا موقف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا. اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کا جو جمہوری حق تھا وہ انہوں نے اپنا استعمال کیا. اس کے ساتھ ساتھ جلسے کو ختم ہوئے چند روز گزر چکے ہیں, لیکن ابھی بھی مختلف جو اپوزیشن کے یہاں کے مقامی رہنما ہیں ان پر ایف آئی آر کا سلسلہ جاری ہے. ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. جیسے کہ ہم جنوبی پنجاب کے سیاسی سینیریو کے حوالے سے بات کریں, اور آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان پیپل پارٹی کو چھوڑ کر 2 اہم شخصیات ملتان کی, وہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا ہے. رائے منصف علی خان سابق ایم پی رہ چکے ہیں, سابق صوبائی وزیر کے عہدے پر رہ چکے ہیں. آج انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور کاف لیگ میں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خالد خان خاکوانی جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے میں رہ چکے ہیں, اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے, اور آج انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف جوائن کرنے کا اعلان کیا. ہم جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رائے منصف علی خان موجود ہیں, ہم ان سے جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا نا کہ ملک کے خلاف ہم سمجھتے ہیں اور قوم کے خلاف, اس بیانیے کی وجہ سے میں نے اپنی پارٹی سے کہا جس میں میں تھا کہ یار اس کی مذمت کرو. انہوں نے نہیں کی. پھر ہم اصل پارٹی جو ہماری یہی ہے اسی میں واپس آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ کافی لوگ وہاں سے بدزن ہوئے ہیں. آہستہ آہستہ وہ سارے انشاءاللہ کاف میں آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ کاف لیگ لفظ کاف بھی شاید ختم ہو جائے, اور یہ ایک پاکستان مسلم لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے وہ ملک کے خلاف ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ سخت خلاف. تو آپ کے دیگر جو دوست ہیں جو کہ نون لیگ میں ہیں یا پیپل پارٹی میں ہیں, کیونکہ آپ پہلے نون لیگ میں بھی رہ چکے ہیں, تو مزید بھی اس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں؟ کافی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں چودھری پرویز اللہ صاحب جب آئیں گے نا 2 یا 3 ماہ میں کہہ نہیں سکتا کرونا کی وجہ سے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے ڈیٹ تو نہیں دے سکتے ہم, لیکن جو ہی وہ آئے اس وقت آپ دیکھیں گے کتنے لوگ نئے شامل ہو. آپ اس حلقے کی سیاست ویسی رہے گی؟ بالکل. ہم جیسے فرض کریں ہمارے یہ ناظم کھڑے ہیں طاہر صاحب یا یہ دوست, جو ہم جس جگہ کھڑے کر دیں گے نا اس کو ہم نے بٹھانا نہیں, چاہے پی ٹی آئی کیا کام عمران خان صاحب بھی کہیں. لیڈرشپ سے منوائیں گے اپنے مطالبات؟ بالکل منوائیں گے. اور اسی طرح میں مزید آپ کو بتاؤں کہ ہم تحصیل چیئرمین جو صدر ہے ہمارا 2 سیٹیں ہوں گی ہماری بڑی. ایک ہوگی میئر کی, وہ ہماری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر خالد خاکوانی صاحب کھڑے ہوں, اور ایک ہوگی تحصیل صدر کی چیئرمین کی.
वो मैं अपने बेटे राय आरिफ को खड़ा करूँगा इंशाल्लाह ताला, और जीतेंगे इंशाल्लाह। वजह पता है कि हम समझते हैं हमारी पार्टी का ग्राफ अच्छा है, लोग हमारे साथ ज़्यादा हैं, सिर्फ ये चेहरे ना देखें आप बड़े। आप मीडिया से डर के कह रहा हूँ, मीडिया अगर हम थोड़ी सी जायज़ सपोर्ट कर देगा ना तो आप देखेंगे मुल्तान में सिर्फ काफ़ी काफ होगी और पार्टी कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। लीग इनका ये कहना है कि हम जा, जैसे कि हमारे डॉक्टर खालिद खान ककवानी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो ईसाई वो भी आज उन्होंने काफ लीग ज्वाइन की, हम उसके हवाले से जानेंगे। अगवानी साहब बताइएगा, आज आपने एक हुकूमती इत्तेहादी पार्टी को ज्वाइन किया है, पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान में रहे, उसके बाद आपने पीपल पार्टी ज्वाइन की और आज काफ लीग में जाने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? क्या नौबत आई थी कि आप भी पीडीएम के जो बयान है उसके खिलाफ हैं? मैंने आज ज्वाइनिंग नहीं की, मैं तो चौधरी परवेज़ इलाही के पास गया था और वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, और ये पहले भी वो मैं पहले से ही काफ लीग में हूँ। तीसरी बात ये है, जनूबी पंजाब जो है और मुल्तान का ख़ित्ता जो है ये हमारा दिल है, हम इसके रिहायशी हैं। ये सिर्फ हमारा दिल नहीं है, मैंने तो चौधरी साहब को भी पढ़ा है, ये उनका भी दिल है। इसलिए तो यहाँ उनके दौर में डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहाँ हम खड़े हैं, जिसके साए में खड़े हैं, ये सारी डेवलपमेंट चौधरी परवेज़ इलाही ने कराई है, किसी और ने नहीं की। इसलिए इस खित्ते के लोग चौधरी परवेज़ इलाही को और चौधरी शुजात साहब को और काफ लीग को पसंद करते हैं। आप समझते हैं कि काफ लीग पीटीआई का मुतबादिल साबित होगी इस खित्ते में? मैं इसको मुतबादिल नहीं कहूँगा, यहाँ तो इंशाल्लाह आप नज़र आएगी, आपको काफ लीग ही होगी सिर्फ, और लोग आएंगे, शामिल होंगे। वो आज की महंगाई और इस दौर से तंग है, तो वो जब आदमी तंग होता है तो वो एक अच्छी जगह पे जाता है, रिएक्शन होता है। आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं, कोरोना के सूरत हाल अगर कुछ कम होती है, तो बल्दियाती इलेक्शन में आप मेयर के उम्मीदवार के तौर पर आ सकते हैं, जिस तरह राय साहब ने बात की, तो मुकाबला इत्तेहादियों के दरमियान। ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। अच्छा, एंड में आखिर में क्या पैगाम ने पीडीएम का जो नजरिया है, जलसे हुए, गिरफ्तारियां हुई, तो आपने ये सारा सियासी मंजरनामा देखा, मुल्तान में जो कंटेनर लगे, इसके हवाले से क्या गए? देखें, आज़ादी का हक सबको हासिल है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको रोका ही नहीं गया। अगर वो इकट्ठे नहीं कर सके तो इस बात को मान लेना चाहिए कि लोग नहीं निकले घर से, एक बीमारी की वजह से, उसकी डर की वजह से, दूसरा खौफ भी होता है, उस खौफ की वजह से अगर लोग नहीं आ सके तो नहीं आ सके, बस इसके में हमारा कसूर तो कोई नहीं है। काफ लीग आने वाले दिनों में जलसे करेगी इंशाअल्लाह ज़रूर करके दिखाएगी आपको। साबिक सूबाई वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राय मुनसब अली खान और दीगर रहनुमाओं ने आज काफ लीग को ज्वाइन करने का ऐलान किया, और इस हवाले से उनकी बात भी आपने जानी। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। जनूबी पंजाब में जो सियासी सरगर्मी हैं वो अरूज पर हैं। पीडीएम ने भी मुल्तान में जलसा किया, और इसके अलावा जो मुल्तान की जनूबी पंजाब की दीगर सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, वो इस वक्त अब मुतहरिक नज़र आ रही हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद खान दस्ती। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, और जो पीडीएम का जलसा हुआ उसके हवाले से भी हम उनसे पूछेंगे। दस्ती साहब बताइएगा, काफ़ी अर्से बाद आप पहले बीमार थे, सेहतयाबी के बाद आप वापस आए हैं, किस तरह से जनूबी पंजाब में जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने के लिए किस तरह से आप मुतहरिक होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रा है कि जनूबी पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है। जनूबी पंजाब तो वैसे एक अरसे से सदियों से महरूमियों का शिकार है, और क्या में पाकिस्तान के बाद भी यहाँ के जो वडेरे हैं, ये जेली गदी नशीन हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, जो अंग्रेज़ के पैदावार हैं, उन्होंने वही अंग्रेज़ का झंडा रखा, वही थाने की सियासत की, वही डीसी की सियासत की, वही लूट मार की सियासत की। ना यहाँ हेल्थ है, ना एजुकेशन है, और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है। अब हमारे जो दरियाओं का पानी है, बदकिस्मती से हेड पांचनाथ 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 6 दरिया इकट्ठे होते हैं, और पानी जहरीला हो चुका है। और जो रावी का पानी आता है, जब चनाब में दाखिल होता है तो वहाँ फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है, केमिकल का, तो वहाँ 10-10, 15-15 किलो की मछलियाँ जो है ना मरी होती हैं। तो 90% पानी जो है ना हमारे जनूबी पंजाब का जहरीला हो चुका है। बीमारियाँ हैं, फेफड़ा, कैंसर, और हर बंदे को अब यरकान है, तो एक बड़े मसाइल का शिकार है। यहाँ पे किसी जागीरदार वडेरे ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अवामी राज पार्टी गरीब की जमात है, आम लोगों की जमात है। मैंने असम्बली में भी था, बाहर भी खड़ा हूँ। हम इस खित्ते की आवाज़ उठा के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि यार जितने भी ये वडेरे खड़े हैं, जागीरदार खड़े हैं,
हैं, सरदार खड़े हैं, ये 70-80 साल से और सदियों से हमारे ऊपर काबिज, इनसे जान छुड़ाएं। ये जलसा हुआ और उससे पहले गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि साबका दौर में नून लीग के दौर में आपने गिरफ्तारियां देखी, हमने देखा कि आपने एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ खुल के सामने तो आपको गिरफ्तार किया गया। इस दौर में हुकूमत ने कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम गिरफ्तारियां नहीं करेंगे, लेकिन मुल्तान में कंटेनर लगाया गया, गिरफ्तारियां की गई। इस सारे अमल पर आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कुछ गिरफ्तारियाँ फरमाइशी थी, जो जाने वाले होते हैं ना, निकलने वाले होते हैं, वो जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो मैं लॉन्ग मार्च में हम गए थे, धरने में गए थे, तो यहाँ जितने बड़े तहरीक इंसाफ के गुरु थे भाग गए थे। मैं 4000 लोग लेके मैं लाहौर तकरीबन 14 ज़िले क्रॉस करके गया था, ऐसो गैस पुलिस का मुकाबला करके गया था। जो पीडीएम के लोग थे, क्योंकि इसमें अक्सर लोग फिर नए आ गए, जो इनको छोड़ गए, नून को, पीपल्स पार्टी को, कुछ लोग इनसे खुद उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कराया, पुलिस को फ़ोन किया पकड़ लो ताकि बंदे ना ले जाके जा सके। बाकी हम गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, जमहूरी दौर है, किसी को आप आज़ादाना जलसे करने दें, कहने दें, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। बाकी क्योंकि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि पीडीएम से आपका इख्तलाफ क्या है? क्योंकि अपोजिशन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, आप हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे थे, सख्त अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, तो पीडीएम के साथ आपको दावत नहीं दी गई, या अगर आपको वो दावत दें तो आप उनको ज्वाइन करेंगे? देखो जी, पीडीएम अगर मुझे दावत देती भी तो मैं ना जाता, क्योंकि मेरी लड़ाई है जगीरदारों वडेरों के साथ। यही पीडीएम के लोग अक्सरियत थे, जो अभी भी आप देखें किन किन की पैदावार है, किस तरीके से इक़्तिदार में है। ये सरदार हैं, वडेरे हैं, ये पार्टियां बदलते हैं, अभी भी पीडीएम के इन जमातों के लोग हैं जो तहरीक इंसाफ में बैठे हैं। कोई लोग इनके मुशर्रफ में गए थे, इनमें वो, क्योंकि इनमें कुछ शऊरवादी बात नहीं है। पीडीएम के साथ मेरी तबकाती लड़ाई है, वडेरों जगीरदारों के ख़िलाफ़ और इन जेली पीरों के ख़िलाफ़, गदी नशीनों के ख़िलाफ़। तो लिहाजा मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं मजदूर आदमी में हम अपनी जदोजहद कर रहे हैं। और पीडीआई भी के में अक्सरियत देखो ना, ये जमातें एक्सपायर हो चुकी हैं, इनको 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, बड़े बड़े इनको मौके मिले, फिर जाके मोदी के साथ बैठे, कोई जाके ट्रंप के साथ, ओबामा के साथ बैठा, फिर इनकी जदाद जो पाकिस्तान की लूट मार करप्शन थी वो बाहर पड़ी है इनकी, कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका के हम जिन्स परस्ती कल्बों से आया है। तो ये इनमें अक्सरियत लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा साथी नहीं हो सकता। अवामी राज का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको जुनूबी पंजाब? अल्लाह के फजल से अवामी राज आएगी, मेरा ईमान है, और लोग देख चुके हैं इनको, इन भुट्टुओं को, इन बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े जरदारियों को, बड़े बड़े नवाबों को। तो आप अवाम के साथ एक यकीनन आखिरी उम्मीद पाकिस्तान अवामी राज है, जो गरीबों मजदूरों की जमात है, जो एजेंडा हमारा पाकिस्तान है। इंशाल्लाह पाकिस्तान अवामी राज आएगी और हम मेहनत कर रहे हैं और हम कामयाब होंगे। बताइएगा, जमशेद दस्ती जब बोलता है तो उसमें इतना गुस्सा क्यों होता है, इतने सख्त अल्फाज का चुनाव क्यों करता है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कोई ओहदा नहीं छोड़ा जिस पर तनकीद की, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जले हुए हैं, हमें पता है। मैं अंदर बैठा रहा हूँ, लोग अंदर नहीं बैठे। मैं 10-12 साल इन चोरों, लुटेरों, नवाबों, जगीरदारों, सरदारों के साथ बैठा। इनका एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है, इनकी दौलतें बाहर पड़ी हैं। इन्होंने गरीब को, किसान को, मजदूर को कुछ नहीं दिया। करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, लाखों नौजवान बैठे हैं, हज़ारों सैकड़ों खुदकुशियाँ कर रहे हैं, पानी पीने को नहीं है, महंगाई आसमान पे है। तो जब इन करप्टों के साथ में बैठ के मैंने इनके मकरू चेहरे देखे, मैंने इनका अंदर देखा, ये अरबपति हैं, ये आके यहाँ लोगों को झांसा देते हैं, चकमा देते हैं। तो जब मैं पब्लिक में बैठता हूँ, मेरे जज्बात हैं, मैं तो हकीकत जानता हूँ, आम बंदा नहीं जानता। तो इसलिए मैं गुस्से भी होता हूँ, मैं अपने खुल के जज्बात का इजहार भी करता हूँ। और इन पर जो मेरे पास अल्फाज होते हैं तनकीद के सख्त सख्त, मैं इनके मकरू चेहरे कौम के सामने रखता हूँ। और मुझे कोई फिक्र नहीं है, ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। नासर मुझसे बता दें कि अवामी राज पार्टी नेक्स्ट जलसा कब करने जा रही है, और कोई तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है? जो साउथ पंजाब की छोटी जमातें हैं उनके साथ कोई अलायंस हो सकता है, क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह देखो जी, छोटी जमातों को हम साथ लेके चलेंगे। हमारी जो सराइकी सूबे की तहरीक है वो हम उसको आगे लेके मुकम्मल आईनी सूबा, ये जनूबी पंजाब का जो ढोंग रहे हम इसको मुस्तरद कर दें। ये झूठ है, ये जो सेक्टी मैक्टी ये सारे फिर रहे हैं, जो तो सारा फ्रॉड है, झूठ है, हम इसको नहीं मानते। हम तहरीक चलाएंगे, हुकूमत के खिलाफ भी इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पे, क्यों मैंने आपको वक्त तकलीफ में था तो हम बराबर जनवरी में हम तहरीक चलाएंगे। और इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में मैं मुजफ्फरगढ़ में एक तरीकी जलसा करूँगा, जो गरीबों का जलसा होगा, आम लोगों का, किसी जगीरदार नवाब वडेरा का नहीं होगा। और हम उसके बाद फिर हम मुल्तान की तरफ रुख करेंगे। और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता हम पार्टी की तंजीम साजी भी मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, मसाइल हैं और वसाइल भी हमारे पास मौजूद है, मेरे साथ आम तबका है। तो अल्लाह करेगा, मेरा ईमान है कि अल्लाह मुझे फतह देगा इंशाअल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जमशेद खान दस्ती पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के सरबराह थे, जिन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने भी जनवरी से नेक्स्ट ईयर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का आगाज़ किया। और जनूबी पंजाब में मज़ीद हम इस हवाले से जो सियासी सरगर्मी हैं उनको आने वाले दिनों में हम मज़ीद देखेंगे। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में की सियासत में मज़ीद क्या होने वाला है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाजरीन, जैसे कि 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा था और पाकिस्तान पीपल पार्टी मेज़बान थी, और जलसे से पहले भी हमने देखा कि गिरफ्तारियां हुई, और अब जलसे के बाद एक जानिब हुकूमत ने ऐलान किया है कि हमने इजाज़त दी थी जलसे की, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त पहुँचे हैं गिलानी हाउस में, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमएनए पाकिस्तान पीपल पार्टी अली मूसा गिलानी। हम उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। जलसे को रोकने के लिए जो रुकावटें आई, जो वो खुद भी गिरफ्तार हुए, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ऐसा बताइएगा, ये सारी सूरत हाल है, हुकूमत एक जानब दावा कर रही है कि हमने इजाज़त दे दी थी, हमने रुकावटें हटा दी, अब दोबारा से एफआईआर हुई हैं, नामजद किए गए हैं मुख्तलिफ लीडरान्स को, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज तमाम मीडिया वालों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने लम्हा बलम्हा ख़बर दी, और जितनी भी ज़्यादतियाँ होती रहीं वो इसके आइनी शाहिद थे, बल्कि रात को यहीं पे रहे, जागते रहे, हमारे साथ जागते रहे। तो विटनेस मीडिया करता रहा कि हुकूमत क्या कर रही है। कभी गिलानी हाउस के बाहर सुबह 8 बजे हम उठ रहे हैं तो कंटेनर लग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, कंटेनर्स को हटा रहे हैं, और मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर। जलसा तो हो गया, हुकूमत की रिट जो थी उसका भी पता लग गया। हम बार बार हुकूमत को ये कह रहे थे, ख़ास तौर पे मैं तो यही कह रहा था कि हुकूमत अपनी रिट इस मामले में मत दिखाए और वो जलसा होने दे, जलसे में रुकावटें ना डाले। रेट उसने दिखानी है तो बाकी चीज़ों पे दिखाए अपनी, लेकिन हुकूमत बाज़िद थी। और आज हुकूमत का वही फ़ैसला उल्टा साबित हो गया और उन्होंने लाहौर में अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। तो जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके ऊपर जब एफआईआर और पर्चे होते हैं तो वो ज़्यादा तैश में आते हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर तो अपनी गैरत समझ के आ जाता है कि अब मेरे पे पर्चा हो गया, अब तो मेरे पे फ़र्ज़ हो गया जाना। तो इनको इस मिजाज का नहीं पता था, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि ये इंपोर्टेड लोग हैं, इनको नहीं पता पाकिस्तान की पल्स क्या है। इमरान खान एक डिफरेंट तरीके से वो हुकूमत में आए, झूठ सच बोल के, जैसे भी हुआ अवाम के साथ। अब इनको ये चाहिए था कि ये पॉलिटिकल लोगों को इस तरह दीवार के साथ ये लगाएंगे और इस तरह के पर्चे करेंगे तो इनके खिलाफ और एग्रेशन होगा। अच्छा, मुल्तान से खतरा क्या था? हमने देखा कि बाकी जगह इजाज़त दी गई, लाहौर में भी अब माहौल बनाया जा रहा है इजाज़त का। मुल्तान से क्या खतरा था? योम तासीस था हालांकि पीपल पार्टी का, हर जमात अपना योम तासीस सेलिब्रेट करती है, पीडीएम के लीडरान को भी दावत थी। मुल्तान से खतरा क्या था हुकूमत को? मुल्तान से उनको ये ख़तरा था कि वो बेसिकली पंजाब के अंदर जैसे ही पीडीएम पंजाब में एंटर की तो उन्होंने कहा पहला जलसा मुल्तान में था, तो आई थिंक कि उन्होंने सोचा कि हम पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, अपनी रेट बनाने के लिए अगर हम मुल्तान में नाकाम कर देंगे तो हम उसका खौफ व हिरास हर जगह फैल जाएगा। लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ दिन रात खड़े रहे, हमारे ख़ानदान के साथ खड़े। उन्होंने हमारे घर के अंदर, मतलब आप लोगों को तो शायद आप वहाँ पर थे कि नहीं, 2-4 हज़ार कारकुन तो घर के पहरे पे बैठा हुआ था, और हम उनके साथ, वो हमारे साथ रात को जाग रहे थे कि कल को सुबह ये हुकूमत कोई और हरकत करे तो गिलानी साहबान के साथ हम लोग खड़े हुए हों। तो वर्कर सब चार्ज थे, एक मेले का जश्न का समा था, यहाँ पर बैठे हुए थे। तो उनको वो ये सोच रहे थे कि हम पंजाब में एंटर करेंगे, मुल्तान को रोकेंगे तो लाहौर भी रुकेगा। तो हमने मुल्तान से सुरखरू हुए अल्लाह ताला के करम से, तो इनको ये ख़तरा मुल्तान की वजह से नहीं था, पंजाब की वजह से था। अच्छा, आप एमएनए भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी रवैयों की बात करती है। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको हवालात में बंद किया गया, हमने आपकी तस्वीर भी देखी, आपने वहाँ पे रात गुजारी। तो एक सियासी वर्कर की हैसियत से आपने किस तरह देखा? हम क्योंकि आमरीत में हम इस तरह के जो चीज़ें सुनते हैं, माजी में तारीख में रही हैं, जमहूरी दौर में इस तरह का रवैया, तो किस तरह फील किया, क्या कहेंगे इस पर? मैं इतना कहूँगा कि चलो, जैसे मेरे वालिद साहब हमें कहानियाँ सुनाते हैं कि लॉन्ग मार्च हुआ, ट्रेन मार्च हुआ, तो अब हमारे पास भी कहानी है अपने बच्चों को सुनाने के लिए। ये तो सियासी लोगों का जेवर होता है, और ये जो एजिटेशन है, मैं समझता हूँ कि हर नौजवान को पॉलिटिकल एजिटेशन के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए। कोई भी तहरीक हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो उसको सच समझता है और वो समझता है कि ये सही है तो उसको समझकर उस तहरीक का हिस्सा अमली तौर पर होना चाहिए। घर बैठकर तहरीकें जो है ना वो कामयाब नहीं होती हैं। मैं बार बार एक शेर पढ़ता हूँ, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो कुछ करना पड़ता है,
अच्छा, आपके भाई अली कासिम गिलानी को जब हुकूमत ने कहा कि 30 दिन के लिए वो नज़र बंद कर दिए जाएंगे, वो सेंट्रल जेल में रहेंगे, तो उस वक्त कुछ इस तरह महसूस हुआ कि हुकूमत दीवार से लगानी जा रही है, कोई परेशानी हुई, या वही एक जदोजहद का वो भी तसलसल था? देखिए उस एक जब क्योंकि अली कासिम गिलानी हर किसी का इस जलसे में अपना रोल था। अली कासिम गिलानी जो थे वो पीडीएम के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। दूसरा उनके पास स्टेज की ज़िम्मेवारी थी सारी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो उनको कंडक्ट करते हैं, तो वो जो इतना भी इंतज़ाम था, तमाम लीडरशिप आ रही थी और हम उसको एक बहुत एक स्टेज तैयार करना, उसको बनाना भी, उसके लिए भी हमें कम से कम 30 से 32 घंटे चाहिए पूरा स्टेज संभालने के लिए। इसीलिए तो हमें एक स्टेडियम का कंट्रोल पहले चाहिए था। आपको याद होगा कि हमने सैटरडे वाले दिन स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया था। क्यों? ताकि हमने उस पर तैयारी कर रही थी, शटरिंग होनी थी, एसएमडीज आ रही थी, ट्रक्स आ रहे थे, और वो क्रेन भी हटवा के अली कासिम गिलानी, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव सामान होता है जो आ रहा होता है, तो कासिम गिलानी जो था वो स्टेज की मैनेजमेंट थी। तो जब वो गिरफ़्तार हुए तो वो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्टोरीज़ हैं इस जलसे की, बहुत कहानियाँ हैं, तो वो हमारे लिए बहुत परेशानी हुई। तो हमारे पास उस वक्त तमाम दोस्त हमारे जो थे वो सब तैश में आ गया। मैंने भी एक दफ़ा मैं भी तैश में आया कि हम जलाओ घराव करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, लेकिन एक दिन रह गया था। या हम एहतजाज कर सकते थे अली कासिम का, या हम बिगर कॉज के लिए, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, उसके लिए हमें जलसा, सोमवार वाले दिन जलसा हमें चाहिए था। तो क्योंकि गिलानी साहब दूरंदेश इंसान है, हमारे से हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका हुक्म था, उन्होंने कहा कि अली कासिम का कोई एहतजाज नहीं होगा, तुम लोग सब जलसे की तैयारी करनी है, और लोग दहशत में आ चुके हैं, खौफ में चले गए हैं, तो उनको वो चाहिए, तो हमें जलसा कामयाब चाहिए। तो फिर स्टेज की मैनेजमेंट भी मैंने संभाली, हमने ट्रक्स मंगवाए, वो एक पूरा बना बनाया ट्रक रात को जिस तरह आया, पुलिस से बच के उसको लाया गया। तो हमें वो सारा जो है वो एक अली कासिम की गिरफ्तारी पे हमें बहुत धचका मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट्स में हम फ़ौरन रिट तैयार होगी तो सारा ठीक हो आखिर गया। में बता दीजिए कि पीडीएम का जलसा जो मुल्तान का मार्का था, वो तो इतनी रुकावटों, गिरफ्तारियों, कंटेनर्स के बाद भी आपने सर किया। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं पंजाब में हुकूमत के हवाले से, और पीडीएम क्या करने जा रही है, इस हवाले से क्या? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है उसको वो बहुत प्रेशर में है, और हुकूमत जो है जब उसकी हुकूमत के पाँव फूलते हैं तो उनसे गलत फ़ैसले होते हैं, जैसे मुल्तान में उन्होंने गलत फ़ैसले किए। तो हुकूमत को अब चले जाना चाहिए, इत्तेहादियों को और उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो इस हुकूमत के साथ हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने वापस अपनी आवाम में जाना है। जो तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल आदमी है, वो तो इस हुकूमत के साथ इसको खैर बात कहेगा और वापस आवाम में आएगा। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए, हम आराम से खुद चली जाए, इज़्ज़त से चली जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो यहाँ पर रहना नहीं है, और ना ही उन लोगों ने रहना है जो फ़ैसले कर रहे हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं। और ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है, कौन फ़ैसले कर रहा है, कौन हुकूमत चला रहा है, किन की इमरान खान साहब सुनते हैं? वो हर उस शख्स की सुनता है जो कि बाहर से आया हुआ है और जो इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, आपके हल्के में आखिर में बताइए, आपके सबका साथी एक एमपी के उम्मीदवार, वो आपको खैराबाद के गए हैं, राय मनसब अली खान, उनके बारे में कुछ कहेंगे? मैं उनकी अपनी राय है, वो कुछ कर सकते हैं। मैं किसी एमपी के सर पे तो इलेक्शन नहीं लड़ता, मेरी अपनी स्टैंडिंग है, मेरी अपनी जिद्दोजहद है, मेरी अपनी मेहनत है अपने इलाके के लोगों के साथ, उनके साथ मेरा अपना एक रवैया है। तो मुझे नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि अली मूसा गिलानी का ये कहना था कि मुल्तान का मार्का था वो पीडीएम ने विन किया, और आगे पंजाब में भी वो इस हवाले से मज़ीद कामयाबियाँ समेटेंगी। अपोजिशन के हवाले से उनका ये कहना था कि अपोजिशन से जो हुकूमत है वो बुखलाहट का शिकार है, और अपोजिशन का जो बयानिया है वो आवाम में मकबूल हो रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्तान में पीडीएम का जलसा हुआ, और जलसे के बाद की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें। जनूबी पंजाब में जो सियासी गहमा गहमी है वो भी जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से अब मज़ीद जो सियासी जदोजहद है या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इकदाम हैं उनको मज़ीद तेज़ करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मुल्तान में पीडीएम का जलसा हुआ, मरियम नवाज़ भी पहुंची, उसके अलावा आसफा भुट्टो ने भी पहली बार सियासत में एंट्री ली, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए
سبین گل. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ساری صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور جو حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے تھے وہ کس کے کہنے پہ اقدامات کیے گئے تھے, ہم ان سے بھی جانیں گے. میڈم بتائیے گا, ملتان میں ایک پاور شو ہوا آپ لوگوں کے خلاف, حکومت کے خلاف. پی ڈی ایم کے مطابق کامیاب جلسہ رہا, سینکڑوں گرفتاریاں ہوئی, اس کے باوجود بھی وہ جلسہ ہوا. آپ کیسا دیکھتی ہیں, حکومت آخر کیوں اتنے دباؤ میں تھی کہ گرفتاریوں پر نوبت آ گئی تھی؟ دیکھیں, ایک تو میں اس کو پی ڈی ایم کے جلسے کو کامیاب جلسہ نہیں کہوں گی, کیونکہ آپ بھی وہاں موجود تھے, ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی جتنا شور مچایا جا رہا تھا. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ اس لیے حق میں نہیں تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ہم کتنے نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں, تو اس وقت یہ بنتا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ جلسہ کریں, جس سے عوام کو اور پاکستان کو اس بات کا تو یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ یہ جو نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ عوام کے تو خیر خواہ ہیں نہیں, ان کو صرف اور صرف اپنی کرسی چاہیے. کرسی کے لیے یہ لڑتے بھی رہیں گے اور عوام کو لڑواتے بھی رہیں گے. اگر آپ بات کرتے ہیں آصفہ بھٹو کی انٹری کی, تو موروثی سیاست کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے والدہ تھیں, اس کے بعد بلاول, دین آصفہ. اور اگر آپ آصفہ اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں کبھی بھی اکٹھی نہیں چل سکتی, نہ مریم نواز نہ آصفہ. آصفہ کو اگر میں سیاسی تناظر میں دیکھوں, اس کو اپنی پارٹی کے حوالے سے اور سیکنڈلی اپنی مدر کے حوالے سے تو رہے گا, اس کو ایج یہ رہے گا, لیکن مریم نواز کو نہیں ہے اس طرح کا ایج. مریم نواز نے جو باتیں کی جلسے میں, مریم نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ گرفتاریاں کر رہی ہے, وہ ہم سے خوف میں ہے. وہ اس نے کہا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں حکومت کی, اور مزید بھی آگے جلسے کرنے کی باتیں کی. پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم تھا, تو مریم نواز نے جس طرح باتیں کی, مہنگائی کے حوالے سے بات کی, حکومت پر تنقید کی, یہ مسائل تو ہیں. اگر ہم بات کریں مہنگائی تو ہے, تو اس ساری صورتحال پہ آپ لوگ کس طرح سے آپ بہتر حالات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھو, جو مریم نے جو تقریر کی وہ ایز یوزول وہی تھی جو کہ ہمیشہ وہ کرتی ہے, جو رونا روتی ہے, اور اس کی تقریر میں کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہاں, ایک نئی چیز ضرور تھی جس کو دیکھ کے مجھے بہت سی زیادہ ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ جس عوام کا دکھ کا یہ رونا رو رہی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ روٹی اور چینی کی اس وقت قیمت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو اس کے ملازم ہیں, جو چیزیں لے کر آتے ہیں, ان میں بھی چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہیں جو ان کو بتاتے کچھ ہیں اور کس طرح سے وہ چوری کرتے ہیں. اینی ہاؤ, حکومت تو نہیں ڈرتی, اور اس نے جو کہا ہے وہ کرے گی انشاءاللہ. پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے, اٹھاتی رہے گی. ہم یہ جلسہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ نہ ہو کہ ملتان میں خاص طور پہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے کرونا کے کیسز بہت حد تک بڑھ چکے ہیں, اور وہ شاید پنجاب میں پہلے نمبر پہ ملتان آ رہا ہے کرونا کے حوالے سے. تو ہم اس لیے نہیں چاہ رہے تھے, اور ہم نے ان سے بارہا ریکویسٹ بھی کی, اور جب ان کو نہیں ہو رہا, احساس ہی نہیں ہو رہا تھا, تو دین ہم نے ان کو کہا, پہلے تو ریکویسٹ کی, اس کے بعد پھر ریاست جو ہے وہ عوام کی رکھوالی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے جو ہے اس کو پی ڈی ایم کا یہ بھی تھا. اس کے علاوہ جو ملتان کی سیاسی جماعتیں, یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا, ہم نے دیکھا کہ شیخ طارق رشید کے فیملی کچھ لوگ گرفتار ہوئے. اس کے علاوہ جو یوسیز چیئرمینس تھے, اس کے علاوہ جو یونین کونسلز ممبر تھے, کنٹینر لگائے گئے شہر میں. تو یہ کیا پہلے پشاور میں جلسے ہوئے, اس کے علاوہ اب لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, دیگر اضلاع میں جلسے ہوئے, تو حکومت اتنا زیادہ سخت ایکشن نہیں لے رہی تھی. کیا صرف کرونا وجہ تھی, یا حکومت ان کو اکٹھا نہیں ہونا دینا چاہ رہی تھی, یا حکومت ان کو کوئی میسج دیا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے خلاف نکلیں گے تو ہم آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کریں گے؟ کرونا یا حکومت ڈری ہوئی تھی؟ نہیں جی, حکومت تو نہیں ڈری ہوئی تھی. دیکھو, پہلے بھی جلسے ہم نے کرنے دیے ہیں, ہم نے کہا آئیں جلسے کریں, لیکن جب کرونا کی صورتحال بہت خراب ہوگی, دیکھو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ آپ جہاں جلسہ کر رہے ہو وہاں پہ وہ پہلی ہائی الرٹ ہے کرونا کی وجہ سے. تو ہم نہیں چاہتے کہ شہریوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑے. ریاست نے بھی اپنی تدابیر کرنی ہے, اس نے بھی جو ہے اس جو وائرس سے لڑنا ہے, تو اس حوالے سے سختی کی گئی تھی کہ نہ ہو یہاں پہ. دوسرے کہ کچھ تو لوگوں نے خود آ کے کہا ہیرو بننے کے لیے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے اور ریاست سے ٹکرائے. ایسے بھی واقعات میں نے دیکھے کہ جہاں پولیس خاموش کھڑی ہے, کچھ نہیں کہہ رہی, وہاں پہ جا کے خام الجھے ان لوگوں پولیس سے, اور پھر انہوں نے ان کو اندر کیا. تو ہمارا مقصد, حکومت کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس پہ قابو پایا جا سکے اور یہ جلسہ نہ ہو. اچھا, کرونا کی صورتحال پہ قابو پایا جا سکے. ہم نے جو جمہوری کلچر دیکھا ہے, اسپیشلی تحریک انصاف ایک دھرنے دے کے اس کے بعد اقتدار میں آئی, تو ان کا یہ تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہماری طرف سے اپوزیشن کو یا ہمارے جو مخالفین ہوں گے ان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. صورتحال یہ بنی کہ پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا, کہا گیا کہ یہ پی ٹی ایم کے کارکن ہیں. جو ابھی بھی ہمارے تھانوں میں لسٹیں تیار کی جاتی ہیں سیاسی کارکنان کی کہ یہ ایکٹیو کارکنان ہیں, ان کو پہلے اٹھا لیا جائے. تو یہ جو سیاسی کلچر ہے یہ کب ڈیولپ ہوگا؟ آپ نے خود تحریک التوا بھی پیش کی ہے پنجاب اسمبلی میں, آپ کے جو کارکن کو اٹھایا گیا, تو یہ جو سیاسی کلچر ہے کب میچور ہوگا؟
دیکھو جب ہم نے دھرنے دیے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ ہمیں پکڑ دھکڑ ہوئی، مارا پیٹا گیا اور تھانوں میں بند کیا گیا، لیکن ہم صحیح مقصد کے لیے تھے. اب بھی ہم نے ان کو روکا نہیں تھا. وہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی انہوں نے جلسے کیے. ہم نے پھر میں یہ بات بار بار کہوں گی کہ ہم نے ان سے پہلے تو حکومت نے درخواست کی کہ نہ آؤ ملتان میں، نہ کریں، بہت ہائی الرٹ ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی. دوسرا اگر آپ یہ سوشل میڈیا کو دیکھیں، جب ہمیں پتہ چلا کہ کارکن کو پکڑا گیا یا کہیں ایسی کوئی خبر ہوئی، تو ہم ہی نے آواز اٹھائی کہ یہ جمہوری حق ہے، ان کو نہ پکڑا جائے اور ان کو جلسہ کرنا چاہیے. ہم نے جتنے ایم پی ایس سے بھی بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حق میں نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو تقویت مل رہی ہے. تو پھر کون اس کے حق میں تھا کہ یہ گرفتاریاں لائی گئیں؟ حق میں تو کوئی نہیں تھا. ظاہر ہے ریاست نے اور جو انتظامیہ نے اس نے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب ہم چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جو انتظامیہ کے پاس رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہائی رسک تھا، ہائی الرٹ تھا ملتان ادھر کہ شاید کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے ایجنسیز بھی انوالو تھیں اور خفیہ ادارے بھی، اور ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں. انتظامیہ تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کے پاس رپورٹس آ رہی تھیں. تو اس دن جو ہے وہ ریڈ الرٹ تھا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور کورونا کے حوالے سے تو ویسے ہی تھا. تو ظاہر ہے پھر اب یہاں کچھ ہو جاتا تو پھر ریاست پہ ذمہ داری بنتی تھی. تو اب دونوں طرف دیکھ کے چلنا ہے. تو دیٹس وائی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جلسہ نہ ہو. جو پی ٹی آئی کے کارکن کو گرفتار کیا گیا تو وہ کوئی کارروائی آپ لوگ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے؟ اسمبلی میں تو آپ نے آواز اٹھانے جا رہی ہیں اس کے خلاف، مزید آنے والے دنوں میں بچنے کے لیے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جمہوری جماعتیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزادی ظاہر رائے کے حوالے سے اس حد تک نہ جائیں گے گرفتاریاں ہوں کہ آنے والے دنوں میں کرونا کے بعد ہم صورتحال ایسی دیکھیں گے کہ اس طرح گرفتاریاں نہ کی جائیں، اس طرح جو سیاسی کارکن ہے، گلی محلے کے کارکن ہیں، اس کی گرفتاریاں نہ ہوں؟ دیکھو جو اگر آپ میری تحریک کو پڑھیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کے حوالے سے لکھا. میں تو اپنے کارکن کے حوالے سے تو میں نے جمع کری، ساتھ ہی میں نے یہ بھی مینشن کیا کہ کسی بھی شہری کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اوور آل تمام لوگوں کو اس کے اندر مینشن کیا ہے. تو پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے جو ہے وہ اس فیور میں ہے کہ جمہوری حق ہے، آپ اپنا اظہار خیال کریں، لیکن گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. ہم پہلے بھی اس کے اگینسٹ اور اب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. آخر میں ہم آ جاتے ہیں جنوبی پنجاب کے سیاسی جو سینیریو بن رہا ہے اس وقت، آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ حکومت کے خلاف جو تحریکیں ہیں، حکومت کے خلاف جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی الائنس بنانے جا رہی ہیں، پی ڈی ایم بنا چکی ہے. اتنی مخالفتیں کیوں ہیں؟ عام عوام سے پوچھیں، وہ مہنگائی کی بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ایک جانب کرونا ہے، دوسری جانب مہنگائی ہے، اور پھر اپوزیشن کی جو تحریکیں ہیں. تو آخر حکومت کہاں پہ جو وہ لیگ کر رہی ہے، کہاں پہ اس کی کارکردگی ڈاؤن جا رہی ہے جس کی وجہ سے اتنا دباؤ آ رہا ہے حکومت؟ دیکھو یہ میں ہمیشہ بزرگوں سے بات سنتی ہوں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو جتنے بھی چور لٹیرے ہوتے ہیں نا، وہ شور مچنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے تو آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بڑی شفاف طریقے سے چل رہی ہے. یہ ساری اپوزیشن یہ وہی ہیں، آپ بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، میں بھی دیکھتے آ رہی، باریاں لگائی ہوئی تھیں. جب ان کے روزی رزق کے اوپر جو ہے وہ پڑا ہے تو ظاہر ہے اب انہوں نے چیخنا چلانا تو ہے. اور مطلب آپ میں اور باقی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کیوں چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. بس بہت ہو گیا، اب ملک کو اتنا لوٹ لیا. اگلے جو 2.5 سال ہیں اگر آپ کی حکومت قائم رہتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہتی ہے، تو جو وعدے کیے تھے، جو منشور دیا تھا، اس پر عمل درآمد کر پائیں گے؟ دیکھو جو وعدے کیے تھے نا اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اگر آپ یہ کہو کہ ہم چھڑی گھمائیں اور شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جو بھی کام شروع کرتے ہیں پہلے پلاننگ ہوتی ہے اور پھر سٹارٹ ہوتا ہے. اب 2 سال میں ہم نے بہت ساری چیزیں سموتھ کر لی اور اب اس کو آپ کو نظر آئیں گی چیزیں، اور آ بھی رہی ہیں نظر. اور بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں. تو میں تو پوری ہوپ فل ہوں، کیونکہ میں بینگ اے نیشن اور بینگ اے پاکستانی، میں اپنے بچوں کا مستقبل جو دیکھ رہی ہوں سیف سائڈ، وہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں دیکھ رہی ہوں. نہ صرف اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی کی ہوں، بلکہ میں بتاؤں کہ اگر آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل کس طرح سیف ہے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی ہے. آپ تحریک انصاف مطلب کہ آنے والے دنوں میں بھی اس میں رہیں گی. ایک بات جو ہم نے دیکھی، پھر جلسے پہ دوبارہ ہم آئیں گے، ایک بات جو دیکھی تو ملتان کے جتنے بھی سیاسی اور حکومتی نمائندگان تھے وہ کسی مشاورت کا حصہ نہیں تھے. نہ کوئی ایم این اے کسی میٹنگ میں شامل تھا جلسے کے حوالے سے، روکنے کے حوالے سے جو تھی، نہ کوئی ایم پی اے تھا، نہ کوئی ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب جو جہاں کے ہیں وہ تھے. تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں کے اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ نہیں، اعتماد میں لینے کی تو کوئی بات نہیں ہے. ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی پہلے اس کے حوالے سے، میٹنگز بھی ہماری 12 ہوئی تھی. تو وہ تو ہمارے نالج کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن پھر کہ ہم گرفتاریوں کے خلاف تھے، اس پہ ہم نے مذمت بھی کی، آواز بھی اٹھائی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ جلسہ نہ ہو اس صورتحال میں. لیکن جلسہ ہو بھی سے تو گرفتاریاں نہ ہو.
نہیں गिरफ्तारी किसी भी पार्टी के कारकुन उसकी गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब हर बंदा आज़ाद है। हम जब हमारा मौक़िफ़ यही है कि एक कारकुन या किसी भी पार्टी का जो है वो कारकुन को गिरफ्तार ना किया जाए, तो सबके लिए ऐसा ही है। अच्छा, आखिर में बता दें कि हुकूमत पंजाब जो कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद कर रही है, उसके साथ साथ जो आप लोग वर्किंग कर रहे हैं साउथ पंजाब में, तो क्या कोई नया पैकेज लाने जा रही है हुकूमत? क्या कोई जिस तरह सेहत कार्ड की बात की गई, जिस तरह निश्तर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर निश्तर हॉस्पिटल है, इस हवाले से निश्तर 2 का मनसूबा है, क्या कोई इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई खुशखबरी है, या अभी भी ऐसे ही हालात चलेंगे? देखो, अभी तो वो हमने लैब्स का अनाउंस किया CM साहब ने, जो कोरोना के हवाले से टेस्ट होंगे, एक मुल्तान और एक रहीमिया खान में, उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, वो भी बनना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो फिर वही बात कि साउथ पंजाब में उस तरह से काम नहीं हो रहा था, जो कि अब उसका हमने फ़ंड भी जो एलोकेट करके फिक्स कर दिया है। तो मुझे बड़ी होप है कि हम इंशाल्लाह ताला जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे, और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के हवाले से डेवलपमेंट नज़र आएगी आपको। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जाना आपने मुवक्किफ़ हुकूमती MP सबीन गुल का, जिनका ये कहना था कि जो PDM का जलसा हुआ है वो उनका नाकाम जलसा करार दिया। उसके साथ उन्होंने कहा कि वो सियासी गिरफ्तारियों की मुखालिफ हैं, आने वाले दिनों में भी इसकी मुखालफत करेंगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि सियासी जो कारकुन हैं उनका राइट है कि वो अपनी सियासी जदोजहद जारी रखें। हमने इस हवाले से बात की मुख्तलिफ जो आपने मौक़िफ़ जाना मुख्तलिफ लीडरान का, हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।